हेलो, नमस्कार। आज मैं जो क्लास के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो कंपटीशन है और उसके जो पढ़ने का आधार है और मेरिट और जो रिजल्ट है, सिलेबस, इसके अलावा पीवाईक्यू, इन सभी को आधार बनाकर ये वीडियो बना रहा हूं मैं। आप इसको ध्यान से सुनिए, ये सभी स्टूडेंटों के लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले तो ये, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसा एग्जाम जो कई सारे सब्जेक्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। आप एक कुछ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और कई सारे एग्जाम जो है उसके अंदर क्या होता है, इंटरकनेक्ट होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो हम सिलेबस का जो आधार है उसको, उस बेस को समझ नहीं पाते। दूसरा, हम पीवाईक्यू नहीं देख पाते। तीसरा, एनालिसिस करने का जो तरीका है वो हमको सही तरीके से आता नहीं है। चौथा, हमको जो तैयार माल है, तैयार जो मटेरियल है वो हमको चाहिए कि कोई हमको रेडीमेड क्या करे, कोई जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार करके दे दे शॉर्ट के अंदर, जितना शॉर्ट हो सके उतना जल्दी। और यही आधार क्या है कि आपको उस मेरिट तक क्या है, जो पहुंचने का जो मार्ग है वो दूर करता है, वहां बाधा बन जाता है। वहां आप क्या करते हैं, जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है उसको समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना। आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उसको पढ़कर निकल जाते हैं। दूसरा, आप करते हैं कि मैं कोई मैराथन देख लूं, मैराथन क्लास देख लूं और मेरे इससे एग्जाम निकल जाएगा। आप गलत धारणा में जी रहे हैं। मैराथन क्लास आपके रिवीजन के लिए है, लेकिन उसमें सारी चीजें ऐड नहीं होती है। आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए और जो मेरिट आई है उस तक पहुंचने के लिए आपको डीपली तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फिर जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में उसका मल्टी टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। 1 2 3 10 बार से रिवीजन की काम नहीं चलेगा। आप उसको इतनी बार रिवीजन करिए क्योंकि आपको मेरिट क्रॉस करनी है, और मेरिट क्रॉस करने के लिए आपको इतनी बार रिवीजन करना है और उस रिवीजन को बाद में प्रैक्टिस में इतनी बार चेंज कर देना है कि आपकी जो सिली मिस्टेक होती है वो वहां बिल्कुल भी ना हो। और क्वेश्चंस चाहे जितना भी घुमा कर दे, कितना ट्विस्ट करें और कितना हार्ड परफेक्ट में बनाया जाए, तो आप उसको क्या करें, टेकल कर सकें। आप उस क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करें तो आपके दिमाग में वो चीजें जो है वो माइंडसेट में पता हो कि हाँ, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है और इसमें ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन के बेसिस में आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके आप क्वेश्चंस जो है उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसमें नॉलेज बेस के आधार पर जो लगता है, एलिमिनेशन जो है वो इसमें एक्टिविटी लगती है, जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। आप 50-50 तक आप क्या कर सकते हैं, वहां पहुंच के रिस्क लेके आप क्या कर सकते हैं, कुछ माइनस प्लस करके आप जो मेरिट है वहां तक पहुंच सकते हैं। रिस्क तो रहता है उसमें। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चीजों को डिटेल से पढ़िए। मैं एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं जिसके अंदर आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे होता है और वो आपके यूजफुल कैसे बनेगा। मैं इतना श्योर कहता हूं कि अगर आपने इस तरीके से अगर चीजों को पढ़ा तो आपके दिमाग में वो चीजें, फीचर जो है वो ऐड होती जाएगी और आपको दिक्कत भी नहीं होगी और चीजें सोल्व भी हो जाएगी। जो कठिनाइयां थी वो दूर होती रहेगी। सबसे पहले किसी विषय को पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता करिए कि किसी विषय का जो रोल है वो उस एग्जाम में कितना है। दूसरा, बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, वो सिलेबस के अंदर कौन कौन से जो जो आधार हैं वो मेंशन कर रखे हैं उसमें। फिर पीवाईक्यू उठाइए उस बोर्ड के द्वारा पूछे हुए उस एग्जाम से रिलेटेड, इसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड अन्य जो एग्जाम लेता है वो बोर्ड या अन्य बोर्ड एग्जाम लेता है, उन सभी को तैयार करिए। उनको देखिए कि एक ही टॉपिक से अलग अलग बोर्ड ने अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब वो आपको कंप्लीट 360 डिग्री के अंदर उस टॉपिक को कवर करना है। अब आपको सबसे पहले उसको डिटेल से पढ़ना है जहां तक जरूरत हो। आप किसी और के भरोसे मत रहिए इस मामले में कि कोई मेरे को दूसरा तैयार करके दे देगा। एक धारणा बनी रहती है कि मेरे को कोई पीडीएफ प्रोवाइड करवा दे, उस पीडीएफ से तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा, इसकी कोई श्योर गारंटी नहीं। नोट्स बनाने तक नहीं आते। जो किताब में लिखा हुआ है हुबहू वैसा का वैसा आप कॉपी में लिख रहे हो, उसको नोट्स नहीं बोलते। वो तो आपने कॉपी किया है, उसको नोट्स नहीं बोलते। या फिर आपने जिससे ये अगर सुना है तो उसने गलत बताया भाई। यहां पर
तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टॉपिक को, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि आप जैसे पॉलिटी को पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट है, तो आप पढ़ते हैं, अब आपके लिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, डीडी बसु पढ़ते हैं, या इसके अलावा फिर सुभाष कश्यप पढ़ते हैं, या फिर और कोई भी राइटर है उनका पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, इनका आधार तैयार करके एक गाइड निकाल दी, पर क्या इन्होंने उन सारे सेगमेंट को उठाया, सारे फीचर्स को उठाया जहां बोर्ड नहीं पहुंच सकती, और बोर्ड जहां पहुंच रही है वहां तक आप नहीं पहुंच रहे। अब इसके आधार उसको कैसे क्रैक करें, इसका सॉल्यूशन क्या हो, तो इसका सॉल्यूशन एक हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब अभी 8 समय में जो वीडियो का राजस्थान के अंदर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो एक पद है जिसके लिए वैकेंसी थी, और उसके लिए जो एग्जाम का रिजल्ट आया आज, उस रिजल्ट के अंदर जब कट ऑफ देखेंगे तो मेरे को कई सारे स्टूडेंटों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि हम मेरिट से बिल्कुल पास में हैं, जो पहले की जो मेरिट थी उसके आधार से काफी सारा चेंज, जबकि हमारी तैयारी ए लेवल की है, अच्छे वाली। फिर हमारी वीकनेस कहां रह गई, कहां त्रुटि रह गई जिससे हम उस मेरिट को क्रॉस नहीं कर पाए, तो उन्होंने बताया कि हमने फुल टाइम दिया है, इतने सारे टेस्ट लगाए कि हमने 10-15 टेस्ट लगाए थे पर्टिकुलर किसी कोचिंग के, या सेल्फ स्टडी की थी जैसे भी, लेकिन मेरिट में नंबर नहीं आया। सत्य तो यही है कि नंबर नहीं आया, कट ऑफ में शामिल नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि जिनका कट ऑफ में शामिल हुआ था उन्होंने तैयारी की थी, और आप ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि बोर्ड जो है वो एग्जाम लेके आपकी योग्यता जो है उसकी जांच नहीं कर सकता, जो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी है उसकी जांच वो नहीं कर सकता कंप्लीटली। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए सिलेबस, पीवाईक्यू और सिलेबस को आप क्या करेंगे, फिर जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन सब्जेक्ट के अंदर डिवाइडेड करेंगे, और पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं कि उसको आप 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए, एक सब्जेक्ट को 3 हिस्सों में डिवाइडेड कर लीजिए, जो शॉर्ट जो छोटे टॉपिक है, मीडियम टाइप में, और जो बड़े वाले हैं। अब शॉर्ट जो टॉपिक है उसको आप डिवाइडेड कर लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 15 टॉपिक है एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट में, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, वो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी की बात कर लेता हूं। सबसे पहले आप पता करिए कि इनके जो शॉर्ट टॉपिक हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, एक तो ये हो गया। अब आप तीनों को कनेक्ट करके पढ़िए। आपको पता है कि बोर्ड अगर यहां से पीवाईक्यू के अंदर प्रश्न पूछ रहा है हर साल, या फिर जब भी एग्जाम ले रहा है, तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो कभी फंडामेंटल राइट से पूछ रहे हैं, कभी फंडामेंटल ड्यूटी से पूछ रहे हैं, या फिर कभी वो क्या करता है, डीपीएसपी से प्रश्न पूछता है। तीनों में से प्रश्न पूछ रहा है, पर पूछ रहा है वो, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि तीनों को तैयार करके एक टॉपिक तैयार किया जाए। इसका मतलब मेरा तैयारी जो है वो 3 टॉपिक के आधार पर नहीं, एक टॉपिक के आधार पर तीनों को कंप्लीट करना है। फिर इनको डिटेल से पढ़ना है, और डिटेल से पढ़ने के बाद में इसका मल्टी टाइम रिवीजन करना है, और मल्टीपल रिवीजन के बाद में इसकी इतनी शानदार तैयारी करनी है कि आपसे जो गलती होती है, माइनर मिस्टेक होती है, वो ना रहे। दूसरा, प्रियम्बल जो प्रस्तावना है उनके शब्दों को तरीके से पढ़िए, सीक्वेंस को पढ़िए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो न्याय है इसका मतलब क्या है वो पढ़िए, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, या पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है, इसमें जो गणतंत्र उसका मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, हम भारत के लोग से मतलब क्या है, जो न्याय के आधार, फिर जो स्वतंत्रता देगी उनके आधार, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए डिटेल से। फिर उनके क्वेश्चन उसका रिवीजन करिए मल्टी टाइम, वो चीजें आपके जुबान पे आ जानी चाहिए, और उसके बाद में उनके क्वेश्चन लगाइए, दबा के जितने लगा सकते हैं, बोर्ड द्वारा दिए हुए, और खुद क्रिएट करिए प्रश्न। 2 चीजें हो गई। तो आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल के साथ में आप क्या पढ़ेंगे, जो शेड्यूल से 12, 1 से लेकर 12 तक, तो 12 को आप क्या कर सकते हैं, उसके दूसरे रूप में रख सकते हैं, ये छोटे वाले में आ गए। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो कमिटीज हैं, समितियां, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी है, जो संवैधानिक समितियां हैं, इसके अलावा जिसमें प्राक्कलन समिति थी,
ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर उसके अंदर कितने मेंबर थे, किस किस का क्या क्या काम था, कब बनी थी, क्या उद्देश्य था उसका, फिर इसके अंदर और सब क्लोज जोड़े गए, तो वो सारी चीजें आप करेंगे डिटेल से। इसके अलावा जो संवैधानिक जो इसके आधार पर अन्य जो संसदीय समितियां हैं, प्राक्कलन समिति के अलावा आप देखते हैं जैसे संयुक्त समिति है, ज्वाइंट कमेटी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आप जो और अन्य समितियां हैं उन सभी को आप देख सकते हैं, लोक लेखा समिति हो गई, तो आप इनको एक जगह कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इनके आधार पर जो अन्य और समितियां जुड़ी हुई है वो आप एक जगह मर्ज कर सकते हैं इन टॉपिक को। तो प्रियम्बल और इसके अलावा जो शेड्यूल्स हैं इनको एक जगह रख सकते हैं, और जो कमिटीज है वो इनको रखेंगे। तो तीन चीजें एक जगह हो गई। तो अगर वो तीनों में से कहीं पर भी पूछता है तो आपका एक टॉपिक तैयारी हो गया। तो एक टॉपिक ये हो गया, दूसरा जो फंडामेंटल राइट वाला वो हो गया 2, और एक टॉपिक जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पूछती है आप देखते हैं। तो इसमें पूछने का आधार क्या है, तो जब आप सरकार पढ़ते हैं तो एक केंद्र स्तर पर पढ़ते हैं, राज्य स्तर पर पढ़ते हैं। फिर केंद्र स्तर पर पढ़ेंगे तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही राज्य स्तर पर भी आपको पढ़ना है। एक तरफ पढ़ रहे हैं, फिर विधायिका के अंदर जो विधि का निर्माण करती है, इसका एजुकेशन का जो काम है कार्यपालिका करती है, दोनों के बीच में कभी मतभेद होता है, तर्क संगत विसंगतियां हो जाती है, तो इनके लिए वो सजेशन चाहिए, तो उसके लिए न्यायपालिका है, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। फिर आप जब विधायिका को पढ़ते हैं तो विधायिका के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, और जो भाग है वो 3 है, राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद। फिर आप जब लोकसभा को पढ़ते हैं तो लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर उनकी शक्तियां, उनकी योग्यताएं, उनके जो पद का जो व्यवस्था है वो, उनकी नियुक्तियों के निर्वाचन के मामले में, उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है उनके मामले में, इन सारे चीजों के आधार। फिर बाद में उनके लिए जो एसेंशियल और अन्य शक्तियां दी हुई है, स्पेशल पावर, वो क्या चीजें हैं जो आम नागरिक से ज्यादा है। दूसरा राज्यसभा के अंदर सभापति, उपसभापति, इसके अलावा फिर बाद में आप देखते हैं जो इनके द्वारा इनकी शक्तियां, इनकी नियुक्तियां, या फिर इनके द्वारा जो अन्य शक्तियां हैं वो, इनके क्या क्या राइट्स हैं, वो सारी चीजें। फिर जब आप पढ़ते हैं इनके जो रोल हैं वो सभी, इनका निर्वाचन कैसे होता है, वो सारी चीजें। जब आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके जो शक्तियां हैं, इसके अलावा इनके जो पद की जो व्यवस्था है उसके लिए कि राष्ट्रपति पहले नंबर पे आता है, प्रथम नागरिक होता है, इसके अलावा फिर उपराष्ट्रपति दूसरा नागरिक माना जाता है। तो आप ऐसे चीजों को तरीके से पढ़ेंगे। अब आपने इसे डिवाइडेड करके पढ़ा इसको। फिर जब आप गए इसमें कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, एक में प्रशासन आता है जो लंबी अवधि के लिए आता है, और उसके लिए चयन का आधार उसकी योग्यता का आधार रखा गया है, चाहे वो मौखिक आधार हो, लिखित आधार हो, वो जो भी है, IAS IPS जो भी बनते हैं वो सारे इसमें जाते हैं। फिर आता है जो मंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है उनकी बात की जाती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ये सारी चीजें इसमें आती है। अब इनकी शक्तियां, इनके दायरे, इनके राइट्स, इनकी फीचर्स जितने भी हैं आपको डिटेल से पढ़ना होता है। स्पेशल राइट क्या है इनके, वो सारी चीजें, कहाँ गतिरोध की व्यवस्था बन जाती है, कहाँ किसी की लिमिटेशंस रहती है, वो सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं। फिर इनके सीक्वेंस पढ़ने होते हैं, कौन सा राष्ट्रपति पहले था, कौन किसकी मृत्यु पहले हुई थी, तो वो जितने भी दायरा सारा पढ़ सकते हैं एक बार लिस्ट बनाकर वो। फिर बाद में ये हो गया इधर का दायरा। दूसरा फिर कार्यपालिका का कंप्लीट हो गया, फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो निम्नतम कोर्ट है, इसके अलावा जो लोक अदालतें हैं और पारिवारिक न्यायालय हैं, इन सभी को आप डिटेल से पढ़ेंगे। आप इन देखो ऐसे पढ़ रहे हैं आप इधर, जब आप ऐसे पढ़ेंगे इनको डिटेल से तो आपको इनको पता होना चाहिए इनकी जो रिट पिटिशन की जो शक्तियां हैं वो, फिर दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, वो सारी चीजें संसद आप पढ़ेंगे, दोनों में क्या, संसद और पार्लियामेंट दोनों के बीच में क्या होता है, जो पार्लियामेंट और जो जुडिशियल दोनों के बीच में गतिरोध होता है, इनके बारे में जो संशोधन है, किससे क्या संबंध है, किस में कब क्या कहा गया है, मौलिक ढांचे में क्या कहा गया है, किसकी क्या शक्ति है, तो वो सारे सेगमेंट आप क्या करेंगे, तैयार करेंगे इस आधार पर। फिर एक आयोग कमीशन पढ़ते हैं, क्योंकि इनको काम करने के लिए, प्रशासनिक एक्टिविटी के लिए कमीशन बनाना था, तो संवैधानिक आयोग जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, गैर संवैधानिक आयोग और एक वैधानिक आयोग जिसको सांविधिक आयोग भी बोलते हैं। तो 3 सेगमेंट ये हो गए, उनके द्वारा उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके मेंबर, उनकी शक्तियां, उनके दायित्व हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो जब आप इनको तैयार करते हैं, फिर एक पंचायती राज पढ़ते हैं, पंचायती राज, इसके अलावा नगर पालिका जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो पढ़ते हैं। फिर उसमें उसमें विषय रखे गए, और दूसरे वाले में एक में 18, एक में 29 विषय।
फिर इनकी जो शक्तियां हैं आप इसमें पढ़ते हैं डिटेल से, इनको अच्छे से ग्राम से लेवल जो अपर लेवल तक आप पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट। फिर अब इन जैसे मैंने इस विषय को तोड़ा, ऐसे आपको भी क्या करता है, डिवाइडेड करना है इसको। ये सभी के लिए उस विषय को इस तरीके से, उस टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ो कि आप फर्स्ट ग्रेड से लेके फोर्थ ग्रेड तक कोई भी एग्जाम दो, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए वो, और उसका दबा के प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपको दिक्कत नहीं हो एग्जाम के अंदर। जब वो सब्जेक्ट तैयार होगा तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको रेगुलर क्या करना है, प्रैक्टिस में रखना है। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। जब आप नए नए क्वेश्चन बनाएंगे, खुद क्रिएट करेंगे, तो जो आपको पता है कि मुझे ये चीजें तो पता है कि यार ये तो मैं कहां फंसता हूं, आपको जहां डाउट होगा वही एग्जाम में आपको वहां ध्यान रखना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। आप भले 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, अगर ये चीजें आपकी तैयारी से नहीं है तो आपको दिक्कत होगी वहां पर। फिर आप बोलते हैं कि भाई मेरा वहां पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि आप भले कितने पढ़ के जाओ, डाउट्स की वहां होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस रहता है, बहुत तनाव रहता है वहां पर, इतना हेजिटेशन रहता है बोर्ड के अंदर। तो उसके लिए वो हेजिटेशन कम हो, आप पूर्णतः समाप्त करें ना करें डज नॉट मैटर, लेकिन आप क्या करें, उसको कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को आप उसको बैलेंस कर सकते हैं वहां पर। और वो कब होगा, जब कॉन्फिडेंस किसी आएगा, प्रैक्टिस दबा के करके जाएंगे, रिवीजन दबा के, तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप पता लग जाएगा कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन अगर देते हैं टोटल में से 15 क्वेश्चन अगर मान लेते दे देते हैं, 10 से 15% अगर वेटेज रहता है इसका, तो आप मिनिमम जो मिस्टेक होगी वो करेंगे, होगी तो, नहीं तो नहीं। इस हिसाब से तैयार करके आप जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं। अब समस्या आती है कि इतने सारे जो सब्जेक्ट है उनको पढ़ेंगे तो एक साथ कैसे पढ़े। समय का जो प्रबंधन है वो यहां पर काम आता है, और सबसे मेन चीज है डिसिप्लिन यहां पर। तो जब आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो आप प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे, तो आप जिस चीज को पढ़ते जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करते जाइए साथ में, और उनके एनालिसिस करते जाइए साथ में, और जो पीवाईक्यू उनको पढ़ते रहिए साथ में, चीजें अपने आप प्रिपेयर होती रहेगी, और सारी चीजें बन सकती है। एक दिन में शेड्यूल बना के आपको बता दूंगा टाइम टेबल का, किस किस एग्जाम के लिए, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट में जॉब नहीं करते, प्राइवेट में जॉब करते हैं, या जो घर पे तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो सबके लिए, कोई जो घरेलू महिलाएं काम करती हैं, तो उन सभी के लिए मैंने एक टाइम शेड्यूल में बना के दूंगा। आप उस टाइम शेड्यूल को एक बार देखना, फॉलो करना आपकी बस की बात है, नहीं है वो आप देख लेना, पर मैं आपको बना के दूंगा, तो आपको यह पता लग जाएगा कि रियलिटी में ऐसा किया जा सकता है, और मल्टी टाइम रिविजन हो सकता है, और इतने प्रैक्टिस हो सकते हैं कि आपके दायरे में जो आपके पहले जो कमियां रह गई थी वो सारी वहां से दूर हो सकती है। इतना कट ऑफ मेरिट जा रहा है, तो आप दूसरा चीज ये कि इतना आधार ना माने कि मेरा फाइनल सिलेक्शन उसमें होगा, तो आपको जो सीट मिली है, जितनी सीटें हैं, सीटें कम है, और जो कंपटीशन है उसका दायरा काफी ज्यादा हो गया। आप 1 साल से पढ़ रहे, कोई 10 साल से पढ़ रहे हैं, तो आप उसे डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करके रखिए अच्छे से। जब आपके सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी तो आपको वहां पर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और आपका जो मेरिट में नंबर जहां रुक रहा था वह अपने आप निकल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि समय, दूसरा जो बैलेंस करना है इसको, तो वो डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तीसरा, अपनी तैयारी के दौरान जो मानसिक तनाव है, जो दूसरी तरीके से आता है, बाई तरीके से, उनको प्रेशर कभी भी नहीं बनने देना है। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं। हेल्थ को आप कम से कम 30 मिनट 1 घंटा दीजिए डेली, क्योंकि जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो माइंड की जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव, वो जो रेज है वो वहां प्रोवाइड होगी। और दूसरों के जो आप शॉर्टकट में आप चीजें जाते हैं कि मुझे कुछ शॉर्टकट में चीजें दे दे, आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि वो आपके जो कट ऑफ है वहां तक क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस आप जितना करके जाइए। तो मैंने इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, मैंने जब अपने यहाँ पर बात की, मुझे कहा कि आप औरों की तरह फीस ज्यादा लेंगे, मैंने कहा कि मैं ज्यादा फीस नहीं लूंगा, आपको इतने सारे टेस्ट मिलेंगे इसमें कि आपके सेक्शनल, टॉपिक वाइज, इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज जितने टेस्ट है, इससे ऑलमोस्ट कमांड सब चीजें हैं इसमें, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मेरा जो कहना था
तो मुझे कई सारे स्टूडेंटों ने कहा कि आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, और जो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं और चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि किसी को सत्य और असत्य, ये दोनों चीज़ें के बारे में जितना खुद के बारे में पता होता है, वो दूसरों को लेकर वो इतना 100% श्योर नहीं होता। आपको आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ पता होती है, और नहीं होती है तो आपको पता करना चाहिए कि मैं पढ़ 15 घंटे रहा हूं, 10 घंटे पढ़ रहा हूं। कोई कहता है कि 15 घंटे तक पढ़ नहीं सकता, नहीं, जिसकी स्ट्रेंथ होती है वो पढ़ता है, वो बनानी पड़ती है आपको। और अकेले मोटिवेशनल सेल्फ मोटिवेशन जरूरी होता है, वो किसी दूसरे के भाषण देने से चीजें काम नहीं चलती है। और आपको सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल बात यही है कि आपको तैयारी करनी है तो आप तरीके से करिए, और डर नहीं है। और एग्जाम का जो शेड्यूल है या फिर कोई बोर्ड आपकी योग्यता है उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बात का ध्यान रखना, इस गलत धारणा को निकाल दीजिए। वो आपकी योग्यता तय नहीं कर सकता वो, क्योंकि आपकी इंटरनल पर्सनालिटी के अंदर जो स्ट्रेंथ है, हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ किसी और चीज में हो। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं और ऐसे एस्पिरेंट देखे हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो थी वो प्रशासनिक जो एबिलिटी थी उसमें शो होती है। वो उनको लगता है कि भाई रियलिटी में इनको मौका देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन उनके किसी सब्जेक्ट या पर्टिकुलर किसी विषय में पहले से रुचि या फिर वो वीकनेस रहने की वजह से एक चीज में अगर वो पीछे रह गया या फिर मेरिट से कम रह गया, तो आप उसको एक नकारात्मक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से मत देखिए। आपको इस बात का ध्यान रखना। और दूसरे के मामलों में आप सबसे पहले, हम क्या करते हैं, जो बाहरी जो झंझट है वो पाल के रखते हैं कि उसने क्या किया, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा स्टेटस बढ़ेगा। जो धारणा है ना, ये आप सपने देखिए, पर जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे हो वो ठीक है। और किसी पर आरोप लगाने से पहले आप सबसे पहले अपने आप पर देखिए कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसका सिलेक्शन हो गया, वो तो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो ऐसे जब आप सामाजिक जो मतभेद हैं और जो ऐसी बातें हैं जो आप सुनेंगे तो आपको ठेस लगती है, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वहां टूटता है। आप इन सारी चीजों से दूर रखिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो बंद करके रखिए, लेकिन उन लोगों की बात को, नकारात्मक जो बातें हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव के लिए खुले रखिए। आपका बॉडी का एक एक पार्ट ओपन रहना चाहिए इस चीज के लिए। चेतन अवस्था में हो, अचेतन अवस्था में नहीं हो। तो ये वीडियो मेरा उन सभी के लिए है कि वीडियो जाए तो आप इसके बारे में सोचिए। मैंने एक सब्जेक्ट के बारे में बताया, मैं ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट है इनके बारे में लगभग बता सकता हूं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देके मैंने बता दिया आपको। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, लेकिन जो कमेंट हो वेद हो, जो रिलेटिव हो, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी बात कर रहे हैं। इसीलिए आप जो रिजल्ट, जिनका भी रिजल्ट रुका हुआ है, तो मेरा मानना ये कि आपको इस बात को 1-2 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं तो आप उसके लिए आपकी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको दूर कैसे करना है उसके बारे में सोचिए। ज्यादा पढ़ने से एग्जाम निकलती है ये मुझे नहीं पता, पर बेटर रणनीति और उसके अकॉर्डिंग उसका इंप्लीमेंटेशन जो होता है उससे एग्जाम निकल जाती है। भले पोस्ट 1 हो चाहे 1000 हो, आपको एक पोस्ट के लिए दावा करना है, बस वो पोस्ट मेरी हो। उसके लिए मुझे चाहे जितना तैयारी करना पड़े उतना करो। थैंक यू।